जो मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अपन जो है अर्थशास्त्र की बुक अपन ने स्टार्ट कर रखी थी और अपन ने इसका दूसरा चैप्टर जो है संसाधन के रूप में लोग, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रखा है? संसाधन के रूप में लोग। कल मैंने आपको लास्ट क्लास की अपन के उसमें मैंने आपको बताया था संसाधन किसे कहते हैं। तो जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे अपन संसाधन कहते हैं। तो इसी चैप्टर में आगे अपन और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आज अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या किसको कहते हैं बच्चों? जनसंख्या एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। यानी एक निश्चित समय, जैसे जरूरी नहीं एक व्यक्ति यहाँ जन्मा है तो पूरी उम्र यही रह जाए, वो राजस्थान से गुजरात जाएगा, गुजरात से जो है हो सकता है अपने भारत से बाहर चला जाए विदेश में, तो भी अपने यहाँ पर गणना में थोड़ी आएगा, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में अपने यहाँ पर जनगणना होती है। इससे अपन को ये पता चलता है कि अपने देश में अभी वर्तमान में कितने लोग हैं और कितने यहाँ से चले गए, कहीं की मृत्यु तो नहीं हो गई, कहीं से ये विस्थापित तो नहीं हो गए किसी दूसरे स्थान पर। तो इसी तरीके से जनगणना करनी आवश्यक है ताकि सरकार उनके अनुसार उनकी योजनाएं बना सके, नए नए प्रोजेक्ट ला सके, नई नौकरियां ला सके, सरकारी मकान बना सके। आप देखते हो हाउसिंग बोर्ड के मकान बने हुए हैं, ये कौन बनाता है? सरकार बनाती है, ताकि कम कीमत पर लोगों को रहने के लिए मकान उपलब्ध करवा सके। सरकारी योजनाएं बनाई जाती है, नई कॉलोनियां बसाई जाती है और उनके नंबर लगाकर, पट्टे बनाकर, मकान के पेपर बनाकर उनको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है जनसंख्या, जनगणना ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और किसी भी देश की जनसंख्या यहाँ की वहाँ के रहने वाले लोग, उस स्थान पर रहने वाले लोगों की बात करें पर तो उसको अपन जनसंख्या कह सकते हैं। और गुणवत्ता का मतलब उनके अंदर कुछ गुण पैदा होते हैं जो अपने कौशल से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से उत्पन्न होते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता, यानी उसकी योग्यता, साक्षरता दर, यानी कम से कम उस व्यक्ति को अपना नाम लिखना और पढ़ना आता है, उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम तो साक्षर हो, यानी कुछ लिखा हुआ तो पढ़ सके। और इसके अलावा जीवन की प्रत्याशा से निरूपित हो, यानी जो जीवन में मुख्य रूप से जो आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरी करता हो, अपने रहन सहन को ढंग से रखता हो, भोजन, पानी, वस्त्र, रहने का स्थान, उन चीजों की आवश्यकताओं को पूरी करता हो। इसके अलावा स्वास्थ्य यानी स्वस्थ लोग भी होने जरूरी है। बच्चों कोई भी काम अगर कोई बीमार व्यक्ति को करने को कह दिया जाए तो क्या उसको सही तरीके से पूरा कर पाएगा? जैसे आप कभी से, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दो, आपको बुखार आ रहा है या सर दर्द भी है और आपको कह दिया जाए कि भाई ये इतना सा काम है वो करके दे दे, या फिर पड़ोस की दुकान पे जाके ये सामान लेके आ जा, आपको कितना जोर से गुस्सा आएगा। आपका ना तो काम करने का मन करेगा और ना आपका शरीर साथ देगा। आप सोचोगे बस मैं कहीं सो जाऊं, कहीं शोर शराबा नहीं हो, शांति से जाके बैठ जाऊं या लेट जाऊं। तो इस तरीके से जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो वो क्या कार्य करेगा, और जब वो कार्य ही नहीं करेगा तो ना तो उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, ना वो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा, ना वो देश के विकास में सहयोग कर पाएगा। इसलिए जो है व्यक्ति को स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है और लोगों द्वारा प्राप्त कौशल पर निर्भर करता है। यानी अगर वो उसमें कौशल यानी उसके अंदर कार्य करने की क्षमता पैदा हो जाएगी, कोई भी कार्य शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, तब वो बहुत अच्छे से अपने कार्यों को पूरा कर पाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर एक ITI किया हुआ व्यक्ति काम कर रहा है मजदूरी के रूप में और एक बिना ITI किया हुआ काम कर रहा है, उन दोनों के काम के अंदर बहुत फर्क आएगा। एक B.Ed किया हुआ जो है व्यक्ति टीचर बनके टीचिंग कराता है और एक नॉन B.Ed होता है, केवल ग्रेजुएट है, उसके पढ़ाने में तरीका होगा, क्योंकि पढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, उनको काम में लिया जाता है, तब वो शिक्षा जो है शिक्षण कार्य महत्वपूर्ण हो पाता है। इसी तरीके से कोई भी
देखो बच्चों, अपन जैसे मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ कि जैसे अपन कमाई अच्छी करेंगे तो अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा फर्नीचर लेंगे, अच्छा सामान लेंगे। हर एक चीज को जब अपन खरीदेंगे तो उसका टैक्स चुकाएंगे, और वो टैक्स कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा तो वो अपने उस टैक्स को देश के विकास में खर्च करेगी। वो अच्छी सड़कें बनाएगी, वो पार्क बनाएगी, अच्छे स्कूल बनाएगी, अच्छे कॉलेज बनाएगी, अच्छे हॉस्पिटल बनाएगी जहाँ पर मेडिकल की सारी सुविधा। तो इस तरीके से इसके अलावा इंटरनेशनल व्यापार भी बढ़ेगा अपना, बाहरी देशों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, यहाँ का सामान वहाँ भेजा जाएगा। इससे अपने देश की आय भी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो है ये अपने देश की समृद्धि की दर को निर्धारित करता है। और निरक्षर और अस्वस्थ व्यक्ति अर्थव्यवस्था पर बोझ होता है। दिखती बात है बच्चों, आपके घर में अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि 4 जने हैं, 4 भाई है, आप तो छोटे हैं, तो जो छोटे होते हैं वैसे वो तो बेरोजगार की श्रेणी में वैसे भी नहीं आते। अभी मैं आगे आपको बेरोजगारी भी पढ़ाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा आप बोझ क्यों नहीं है। आपसे बड़े जो भाई वगैरह है, जो 15 साल 18 साल के ऊपर है, वो व्यक्ति अगर काम शिक्षा और साथ में काम नहीं करे, कमाई नहीं करे, केवल घर में एक आपके पिताजी कमाने वाले और बाकी सब खाने वाले होंगे, तो आपके घर की स्थिति कैसी होगी? और एक सभी लोग कमा के पैसा लेके आएंगे घर में, तो कमाने वाले ज्यादा और खाने वाले कम होंगे, तो आपकी घर की स्थिति कैसी होगी? आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी होगी। और जो नहीं कमाएंगे और ज्यादातर बीमार होंगे लोग, क्योंकि एक तो वो काम भी नहीं कर पाएगा बीमार होके, दूसरा इलाज पर भी खर्च करेगा, तो इससे ज्यादा खर्च होगा, आमदनी की बजाय खर्चा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ना तो वो कुछ टैक्स पे कर पाएगा और ना ही अपनी जिंदगी अच्छी चला पाएगा। तो इस तरीके के लोग अपने देश के ऊपर बोझ होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता है, ना खुद का भला कर सकते हैं, ना देश का भला कर सकते हैं, ना किसी और व्यक्ति का भला कर सकते हैं, इसलिए इनको अपने देश के लिए बोझ माना जाता है। अब अपन कुछ पॉइंटों के अंदर इनकी गुणवत्ता यानी इनके गुणों को पढ़ सकते हैं जनसंख्या में। तो सबसे पहले अगर अपन किसी गुण की बात करें तो वो है शिक्षा। जो शिक्षा इतनी आवश्यक है व्यक्ति के लिए, समझ लो आज के समय में जिंदा रहना है तो उसको शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। समाज व व्यक्ति के विकास में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ये अपने राष्ट्रीय आय को भी बढ़ाता है और सांस्कृतिक समृद्धि के अंदर भी, प्रशासन की जो है प्रशासन की व्यवस्था में भी, आर्थिक संपदा में भी बढ़ोतरी करता है। यानी इस अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो वो टैक्स अच्छा पे करेगा, सामान खरीदेगा, क्योंकि एक सर्कल चलता है, एक खरीदता है दूसरा देता है, वो मैन्युफैक्चर करेगा, वो बनाएगा तो फैक्ट्री चलेगी तो वो भी टैक्स देगा, वस्तु सामान खरीदेगा तो भी टैक्स देगा। इससे सरकार को बहुत अच्छी इनकम होगी। तो इस तरीके से समाज और व्यक्ति के विकास में भी योगदान देती है शिक्षा। यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत अच्छे पद पे पहुंचेगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छी कमाई करेगा, अच्छी तरीके से उसका रहन सहन होगा, विभिन्न गुण उसके अंदर उत्पन्न होंगे, जिसमें सदाचार होगा, बात करने के तरीकों का साफ सफाई रखेगा, अच्छा पढ़ा लिखा होगा, सरकारी कार्यों के अंदर वो योगदान देगा। अगर होशियार लोग सरकारी नौकरियों में जाएंगे तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे और अच्छी जो है प्रोजेक्ट जो मिलेगा उसको पूरी तरीके से पूरा करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास इतना होगा तो उनको चोरी चकारी भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी चलेगी, और जितने होशियार लोग अपनी सरकार में होंगे उतने ही अपने देश का विकास होगा। और इसी के लिए सरकार जो है हर राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर नवोदय विद्यालय की स्थापना करती है और पंचवर्षीय योजनाएं बनती है। उसमें भी अपनी शिक्षा पर विशेष रूप से एक फंड तैयार किया जाता है, बहुत ज्यादा अलग से एक खर्चा दिया जाता है नई स्कूलें खोलने के लिए, नए विद्यालय खोलने के लिए। और अगर मैं साक्षरता दर की बात करूं तो 2011 में जो है 74% अपनी साक्षरता दर रही, यानी अगर 2011 की जनगणना के अनुसार
सोचकर जो लड़कियां होती है, जो महिलाएं होती है, घर में ही रह जाती है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। इस कारण से भी जो है महिला की शिक्षा साक्षरता दर पुरुषों से कम है और गांवों की अपेक्षा शहरों के अंदर साक्षरता दर अधिक होती है। गांवों के अंदर आज भी शिक्षा के प्रति रुझान नहीं है, ना तो वो खुद शिक्षित है, ना अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करता है, और एक अनपढ़ व्यक्ति होता है जिसको शिक्षा का मोल ही नहीं, वो अपने परिवार के बच्चों को क्यों पढ़ाएगा। वो सोचता है जब मैं नहीं पढ़ा, ये पढ़ के क्या कर लेगा, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस कारण से गांवों के अंदर कम साक्षर है, शहरों में अधिक है। और केरल में सबसे ज्यादा, पूरे भारत में केरल के अंदर सबसे ज्यादा साक्षर और शिक्षित लोग मिलेंगे आपको, और महिलाओं की भी शिक्षा वहां पर दर सर्वाधिक है। और अगर मैं कहूं सबसे कम शिक्षित कहां पर है, बिहार के अंदर। बिहार के अंदर जो है सबसे कम साक्षर लोग हैं बच्चों, अशिक्षित वहां पर सर्वाधिक मात्रा। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार हमको जानकारी मिली है। और इसके बाद में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार ने कई सारे कार्यक्रम चलाए, और 2010 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो जाए, और इस दिशा के अंदर सरकार ने कई सारे कार्यक्रम चलाए, सरकारी नीतियां चलाई। सर्व शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान का नाम आपने सुना होगा, ये चलाया। इसके अलावा जो है प्राथमिक स्तर के ऊपर ही सबको शिक्षा मिले, सब बच्चों का नाम वहाँ पर बढ़े, ज्यादा से ज्यादा छोटे बच्चे स्कूल है। इसके लिए जो है सेतु पाठ्यक्रम योजना चलाई गई। इसके अलावा स्कूल लौटो, यानी जो बच्चे स्कूल छोड़कर खेती बाड़ी के काम में लग गए, घरों के काम में लग गए, फैक्ट्रियों में लग गए, उन बच्चों के लिए स्कूल लौटो शिविर लगाए गए। इसके अलावा सायंकालीन शिक्षाएं भी प्रारंभ की जाती है, ताकि बच्चे जो दिन में अगर घर की जरूरत के अनुसार काम पे जाए तो शाम को आकर वो पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की पोषण की स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए उसको सुधारने के लिए दोपहर का भोजन योजना प्रारंभ की गई है। आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दोपहर का खाना दिया जाता है। और इसके अलावा अब तो सरकार ने जो है कई 2-3 सालों से और योजना चला रखी है दूध पिलाने की, जो सुबह जाते बच्चों को स्कूल में दूध पिलाया जाता है, क्योंकि दूध में सभी तरीके के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए बच्चों को दूध पिलाया जाता है। और दूध पिलाने से सुबह सुबह दूध पिला के उनको क्लास में बिठाया जाता है, ताकि उनके शरीर के अंदर सभी तरीके के पोषक तत्व उपलब्ध हो सके। उसके बाद में बच्चों अपन बात करेंगे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है सरकार ने पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किया। अभी आपने देखा होगा एक नई शिक्षा नीति प्रारंभ की गई है सरकार की तरफ से। उसके अंदर नई शिक्षा नीति के अनुसार पूरे भारत में एक ही जैसी किताबें चलेगी, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो राज्य विद्यालय हो, RBSE हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो राजस्थान में पढ़े, चाहे वो दक्षिण के तमिलनाडु में पढ़े, चाहे वो कश्मीर में पढ़े, एक ही जैसी पुस्तक आपको सब जगह मिलेगी। बस वहाँ की स्थानीय भाषा की जो तृतीय भाषा है उसकी लैंग्वेज अलग होगी, इसके अलावा ये किताबें हिंदी और इंग्लिश में। तो इस तरीके से नई तरीके के पाठ्यक्रम चालू करना। इसके अलावा व्यवसायीकरण, यानी ऐसी शिक्षा देना। पहले बच्चों क्या होता है कि आदमी ग्रेजुएशन कर लेता था, परंतु उसके पास कोई काम, उसके पास नौकरी नहीं, क्योंकि नौकरी के लिए उसको और एग्जाम भी देने पड़ते थे। अब नई शिक्षा नीति के अंदर ऐसे कार्यक्रम बनाए गए जिसके अंदर बच्चा शिक्षा के साथ में कुछ ऐसे काम भी सीखेगा छोटे मोटे, जिसमें अपनी जरूरत के अनुसार जैसे शिक्षा पूरी हो साथ में उसको रोजगार भी मिल जाए, कौशल विकास उसका किया जाएगा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का सूचना प्रौद्योगिकी IT का उपयोग भी किया जा रहा है। आपने देखा होगा अब से 5वीं क्लास
बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाना भी स्टार्ट कर देंगे, कंप्यूटर का ज्ञान देना भी शुरू कर देंगे। इससे आने वाले टाइम में हर बच्चे को कंप्यूटर का उपयोग करना आ जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, टेक्नोलॉजी, नई नई जो ये चीजें हैं, इस सब का वो उपयोग कर पाएगा आम जीवन के अंदर। उसके लिए कंप्यूटर कुछ नई चीज नहीं होगी, साधारण चीज होगी। हर एक जना बच्चा उसका उपयोग धड़ल्ले से कर पाएगा। और इसी के साथ में सरकार ने दूरस्थ शिक्षा, आपने दूरस्थ शिक्षा नाम सुना होगा, ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड सुना है ना आपने नाम? तो ओपन बोर्ड को ही दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। और दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है ये अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप से प्रदान की जाती है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है बच्चों? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है जिसका एक निश्चित टाइम हो, एक निश्चित टाइम टेबल हो। यानी जैसे आप स्कूल सुबह 7:30 आना है तो आना है, आपके पीरियड के टाइम सेट किए हुए, उसके अनुसार आपकी पढ़ाई होती है। पहला पीरियड गणित का है, विज्ञान का है, फिर समाज विज्ञान का है। इस तरीके से जैसे टाइम टेबल बना दिया जाता है वैसे आप शिक्षा प्राप्त करते हो। लंच के टाइम लंच करोगे, छुट्टी के टाइम आपकी छुट्टी होगी। तो एक टाइम टेबल के अनुसार जब आप शिक्षा प्राप्त करते हो तो ये औपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक शिक्षा जिसमें घर बैठकर जब चाहे उठे, जब चाहे पढ़े, जैसे अभी आप कर रहे हो। कोई कोई बच्चे तो है सुबह टाइम पर वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। किसी को शाम को टाइम मिलता है वो शाम को पढ़ता है, किसी को रात को टाइम मिलता है वो रात को पढ़ता है। तो इस तरीके से अनौपचारिक शिक्षा हुई। और जो है दूर रहने जो लोग स्कूल या कॉलेज रेगुलर नहीं जा सकते वो बच्चे पत्राचार के द्वारा दूर शिक्षा प्राप्त करते हैं, ताकि केवल एग्जाम देने ही जाना हो, बाकी की पढ़ाई किताबें लेके अपने घर पर पूरी करें। तो इस तरीके की दूर शिक्षाएं होती है। और बहुत सारे महाविद्यालय भी खोले जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ताकि लोग बच्चे हाई एजुकेशन प्राप्त कर सकें। वहाँ पर भी बच्चों की संख्या लगातार बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। इस तरीके से ये सारे काम जो है सरकार बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए कर रही है। इसके बाद में अपन जो है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्वास्थ्य, जो अपने लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, अच्छा स्वस्थ व्यक्ति की क्षमता और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है, वो स्वस्थ है, हष्ट-पुष्ट है, तो वो व्यक्ति जो है कार्य क्षमता भी अच्छी होगी उस व्यक्ति की, और इसके अलावा बीमारी की लड़ने की ताकत भी होगी। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है और आपने ये सुना होगा कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग सबसे जल्दी कोरोना से ग्रसित होते हैं, बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जो लोग होते हैं, जवान जो होते हैं, उनके अंदर लोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, उनके अंदर पावर अधिक होती है, उनको जल्दी से बीमारी आके नहीं घेरती है। और जो कमजोर होते हैं, जो अस्वस्थ होते हैं, उनको बहुत जल्दी बीमारी घेर लेती है। इसी कारण से आपने देखा होगा बड़ी उम्र के लोग जल्दी बीमार होते हैं और छोटी उम्र के जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी बीमार होते हैं। थोड़ी सी हवा लगे जुकाम हो गया, थोड़ा सा कोई संक्रमित व्यक्ति पास से गुजरा, संक्रमण हो गया। और पर यंग होता है वो जल्दी से, कुछ अगर बाई चांस बीमारी हो भी जाती है तो फटाफट रिकवरी होकर स्वस्थ हो जाता है। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति जो है ये इसकी कार्य क्षमता भी अधिक होगी और लोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होगी। और ये करियर का प्रमुख आधार बनेगा, यानी दूसरों की मदद कर सकेगा, अच्छा काम कर सकेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, अच्छी नौकरी कर सकेगा, लोगों की मदद कर सकेगा, क्योंकि वो हष्ट-पुष्ट है, स्वस्थ है। आपने सुना होगा जवान आदमी तो काम कर सकता है, क्योंकि उसमें अच्छी हष्ट-पुष्ट ताकत है,
उनके लिए एक अलग से हॉस्पिटल भी खोल कर रखे ताकि वहां पर जाकर मजदूर अपना फ्री में ट्रीटमेंट करवा सके। इसके अलावा अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर नर्स होते हैं। इसके अलावा ये जो गरीब बस्ती होती है वहाँ पर भी जो है कंपाउंडर एक नर्स वो राउंड लगा के आते हैं, घर घर जाकर चेक करके आते हैं, बच्चों के टीके वगैरह लगाने के कार्यक्रम करके आते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें। और इसी के अलावा परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है। आपने देखा होगा इनके लिए खाने का जो भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, राशन की दुकान, बड़ी दुकान आपने सुना होगा जहाँ पर सस्ती कीमत पे अनाज दिया जाता है ताकि टाइम पे उनको भोजन मिल सके और वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको जो खास चीजें बता रही हूँ इन पे तो बच्चों 100% आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन बात करेंगे शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? 1 वर्ष से कम यानी 0 से 1 साल। 0 से 1 साल का मतलब क्या होता है? जन्म हुआ है बच्चे का तब से लेकर 1 वर्ष तक के अंदर अगर कोई शिशु यानी छोटा बच्चा मर जाता है उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। उसके बाद में जन्म दर किसको कहते हैं बच्चों? जन्म दर कहते हैं एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, यानी एक विशेष अवधि से मतलब जैसे जन्म करने का मैंने आपको टाइम बताया प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। 2001 में हुई, 2011 में हुई और 2021 में होगी। तो इन जो 10 वर्षों के बीच में जब जनगणना हुई इस बीच में अगर ये अपन काउंटिंग करेंगे तो प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर जन्म लेने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है? केवल पुरुष नहीं, महिलाएं, लड़कियां और लड़के दोनों हो सकते हैं, उसको अपन जन्म दर कहेंगे। और मृत्यु दर किसको कहते हैं? बस इसका अपोजिट कर दो। यहाँ पे अगर 1000 पे जन्म लेने वाला लिखा है, वहाँ पे आप 1000 पे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कह दो तो मृत्यु दर निकल जाएगी। जैसे एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है ये अपन के जो है मृत्यु दर कहलाएगी। अब अपन बात करेंगे भारत में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये 4 राज्य ऐसे हैं बच्चों जहाँ पर सर्वाधिक जो है मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, ग्रेजुएशन कॉलेज है, विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, यानी यहाँ पर शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर है। तो अपन इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही अच्छी। इसके बाद में एक और जनसंख्या का प्रमुख जो पॉइंट है वो अपन देख लेते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी किसको कहते हैं? तो सबसे पहले आपने देखा होगा सबसे जो दुखदायी होता है अपने जीवन के अंदर वो होती है बेरोजगारी। अगर बेरोजगार होगा व्यक्ति तो ना तो वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाएगा ना अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर पाएगा। हमेशा हर चीज का उसको अभाव देखना पड़ेगा, जीवन में हर चीज की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ये